स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान के बाद सियासी विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने भारत का चुनाव आयोग से, आप बता दें, यहां पर शिकायत पर कार्रवाई और माफी की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बयान सार्वजनिक मर्यादाओं का उल्लंघन है और इससे देश की गरिमा आहत हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम मोदी पर टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान बताते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी और एमपी स्टालिन से माफी की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी खड़गे द्वारा पीएम पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे जनता के जनादेश का अपमान बताया। उन्होंने कांग्रेस पर स्तरहीन राजनीति का आरोप लगाया और माफी की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी निंदा करते हुए खड़गे से माफी की मांग की और संयम बरतने की भी सलाह दी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान कल होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, जिनमें वेबकास्टिंग, अर्धसैनिक बलों की तैनाती और कड़ी निगरानी शामिल है। यह प्रक्रिया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में संचालित की जाएगी। केंद्रीय बलों, कोलकाता पुलिस, राज्य पुलिस और निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि मतदान के दिन बूथों से लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर वेबकास्टिंग पर काम करेंगे। वेबकास्टिंग का उद्देश्य बूथ स्तर पर निगरानी को मजबूत करना और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग दिल्ली से इस ट्रायल रन के हर चरण की आज स्वयं निगरानी करेगा। पहले चरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर 25 और 27 तारीख को पुनर्मतदान कराया जा सकता है, जबकि दूसरे चरण के लिए 1 और 3 तारीख को ये हो सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सख्ती बढ़ी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत बाहरी कार्यकर्ताओं को 48 घंटे पहले क्षेत्र छोड़ने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मोटरसाइकिल पाबंदियों में आंशिक ढील दी। गिग वर्कर्स और ऑफिस जाने वालों को मिलेगी छूट, लेकिन पहचान पत्र दिखाना होगा जरूरी। रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा जारी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज दमदम, मानिकपुर, हावड़ा, हुगली के सप्तग्राम में चुनावी करेंगे जनसभा। इसके बाद उनका कोलकाता के सोनापुर में होगा रोड शो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मैथिली ठाकुर ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के बाद कहा कि राज्य में पार्टी के पक्ष में माहौल है और लोगों में उत्साह दिख रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जंगीपुर में रैली कर भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे और जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने गीत गाकर भी प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि समावेशी विकास के साथ भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवा पीढ़ी भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने की प्रेरक शक्ति होगी। उन्होंने युवाओं को नवाचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। जर्मनी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट में संभावित व्यवधान को भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि यह दूरी की नहीं बल्कि वास्तविक चुनौती है। संसदीय समिति को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने उभरते वैश्विक सुरक्षा खतरों और तेज तकनीक बदलावों से जटिल होती परिस्थितियों का उल्लेख किया। राजनाथ सिंह ने बदलते माहौल के अनुरूप नई रणनीति अपनाने पर जोर दिया और भारत जर्मनी के रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता बताई। केरल में मध्य त्रिशूर जिले के मुंडाधिकोड में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।
साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि निर्दोषों की कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती और भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी। भारतीय नौसेना 23 अप्रैल को नई दिल्ली में नौसेना नागरिक समारोह का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नौसेना की परिचालन तत्परता को मजबूत बनाने में कर्मियों के योगदान को मान्यता देना है। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉल असेंबली की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उपकरण बारूदी सुरंगों को भेदने की क्षमता बढ़ाएगा और रक्षा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को भी मजबूती देगा। भारत ने तंजानिया के दार एस सलाम के श्री हिंदू मंडल अस्पताल को 2 टन जीवन रक्षक चिकित्सा सामग्री भेजी। यह सहायता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत तंजानिया के निरंतर सहयोग और दीर्घकालिक राजनयिक तथा विकासात्मक जो हमारी गतिविधियां हैं उन पर आधारित व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुनैना इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा। यह हिंद महासागर क्षेत्र में इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत उसकी तैनाती का तीसरा पोर्ट कॉल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने असिस्टेंट कमांडेंट के 6 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुल्गारिया के संसदीय चुनाव में रुमेन रादेव की अगुवाई वाली प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन की भारी जीत हासिल की। रुमेन रादेव की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुमेन रादेव को बधाई दी। प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन को करीब 44.6% वोट मिले और 240 में 135 से अधिक सीटें हासिल कर बहुमत मिला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने 2022 के शिवमोगा ISIS साजिश मामले में आरोपी अराफत अली को 6 साल की सजा सुनाई। जांच में अराफत अली ISIS का सक्रिय सदस्य पाया गया। अब तक 3 दोषियों को सजा मिल चुकी है जबकि अन्य ट्रायल जारी है। राजस्थान के बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटनास्थल का दौरा कर समीक्षा की। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 2025-26 के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुल 538.03 MLD सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता जोड़ी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में 18 परियोजनाओं के जरिए क्षमता बढ़ाई गई। इस दौरान 28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरे किए गए। इन परियोजनाओं पर करीब 4,700 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे गंगा बेसिन में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.2 करोड़ रुपए मूल्य की 6 अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज वैदिक मंत्रों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में तीर्थयात्री धाम पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बाबा केदार की पंचमुखी प्रतिमा की पालकी भी केदारनाथ मंदिर पहुंच चुकी है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस अधीक्षक अशोक नागपुरे ने आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में भीषण गर्मी और लू की स्थितियां बनने की बात कही। आज से 24 अप्रैल तक लू का अलर्ट किया जारी है। इस दौरान दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि 25 से 26 अप्रैल के बीच मौसम में आंशिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में अगले 2 से 3 दिन तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा।
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार असम में भीषण बारिश का दौर चल रहा है, जो अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा। वहीं आज से 23 अप्रैल के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज बिजली चमकने के और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 24 मार्च से आंधी, पानी और खासतौर से ओलावृष्टि और ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी का अनुमान जताया है। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आप आइए एक बार फिर से खबरों पर नजर डालते हैं तेज रफ्तार से। आरबीआई ने मंगलवार को डिजिटल पेमेंट में ई मैंडेट के लिए नए और सख्त नियम जारी किए। अब ऑटो डेबिट जैसे बार बार होने वाले पेमेंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। ये नए नियम सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और यूपीआई के जरिए ऑटो डेबिट पेमेंट संभालते हैं। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के ट्रांजैक्शन शामिल हैं। सुरक्षा को और मजबूत करते हुए केंद्रीय बैंक ने 1 लाख रुपए से अधिक के बड़े भुगतानों जैसे बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड निवेश और क्रेडिट कार्ड बिल पर भी अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य किया। केंद्रीय सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को जल्द ही ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में 100% एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि आयातित तेल पर निर्भरता कम हो सके। भारत सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश में दूध की खरीद, प्रोसेसिंग और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय सेना की माइनफील्ड भेदने की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ करीब 975 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार देश में तेजी से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विस्तार के लिए मई तक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्तावित परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए से 1.2 लाख करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है। अडानी पावर लिमिटेड ने मंगलवार को पूर्ण स्वामित्व वाली एक नई स्टेप डाउन इकाई बनाने का ऐलान किया। ये इकाई न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र की कंपनी की पहुंच का विस्तार होगा। भारत पर्सनल हेल्थ के लिए AI अपनाने के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 85% लोग पहले से ही AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी नावे ने कहा है कि वह क्राफ्टन और मिराई एसेट ग्रुप जैसी कंपनियों के साथ मिलकर भारत के AI, फिनटेक और कंटेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए 700 अरब वॉन का फंड बनाएगा। भारत ने समुद्री खाद्य निर्यात की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। MPEDA की ओर से जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ रुपए तक पहुंचा। दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य में चीन को निर्यात मूल्य में 22.7% और मात्रा में 20.1% की बढ़ोतरी हुई है। यूरोपीय संघ ने भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है, जहां निर्यात मूल्य में 37.9% और मात्रा में 35.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। PLI SFPI से देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमता में वृद्धि हुई है और साथ ही रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारत में दोपहिया वाहनों की बिक्री ने वित्त वर्ष 2026 में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू थोक बिक्री लगभग 2.2 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है और 2027 में यह दर 6.6% रह सकती है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को साहूकारी प्रथाओं से राहत दिलाने के लिए कृषि वित्त प्रणाली को सरल, व्यवहारिक और मानवीय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई ने खाद्य कारोबार संचालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों में केवल अश्वगंधा की जड़ और उसके अर्क का ही उपयोग करें। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय डाक ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15,296 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16% अधिक है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 14 व्यक्तियों, संस्थाओं और विमानों पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध ईरानी शासन के लिए हथियार और पुर्जे खरीदने और परिवहन करने में शामिल नेटवर्कों को निशाना बनाने के लिए है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को समर्थन देने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करना। ये कदम ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों को कम करने के प्रयास के तहत उठाया गया है, जबकि तेहरान अपनी उत्पादन क्षमता को फिर से गतिशील बनाने का प्रयास कर रहा है। ईरानी कमांडर ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका फिर से युद्ध शुरू करता है तो वह क्षेत्र के तेल उद्योग को नष्ट कर देगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड के एयरोस्पेस प्रमुख जनरल ने ईरानी मीडिया से कहा कि ईरान पर आक्रमण करना एक बड़ी गलती साबित होगा। कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र के दूत मिस्लो चेनका ने सुरक्षा परिषद में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सत्यापन मिशन कोलंबिया में 31 मई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ युद्ध विराम को तब तक बढ़ा रहे हैं जब तक कि ईरान की ओर से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता और बातचीत समाप्त नहीं हो जाती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान किया है ताकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रह सके। सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की एक रिक्वेस्ट पर वो सहमत हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि हम अब हमला तब तक रोके रखेंगे जब तक ईरान के लीडर और रिप्रेजेंटेटिव एक साथ कोई प्रपोजल नहीं लाते। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर की बात कही हो, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने मंगलवार को एक पोस्ट में लिखा कि ईरानी पोर्ट्स पर यूएस की नाकाबंदी एक तरह की जंग है और सीज़फायर का उल्लंघन भी है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने भी कहा कि यूएस नाकाबंदी का जवाब मिलिट्री जवाब से देना चाहिए। उन्होंने ट्रंप के सीज़फायर बढ़ाने के ऐलान को बेमतलब बताया। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्न ने कहा है कि सरकार मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किसानों, मछुआरों और परिवहन श्रमिकों को अधिक सहायता देने की योजना बना रही है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका पर दबाव डालने का अनुरोध किया है कि वह ईरानी वाणिज्य जहाज ऑस्का को बिना किसी शर्त के साथ मुक्त करे। इसी के साथ ही जहाज में मौजूद क्रू को भी रिहा किया जाए। ईरान के राजदूत अमीर सईद इरवानी ने एक पत्र में अमेरिकी बलों द्वारा ओमान सागर में तोस्का जहाज को कब्जा किए जाने को आक्रामक और अवैध कार्रवाई बताया। उन्होंने इसे समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया। बोलीवियाई मादक पदार्थों के विरोधी बलों ने कोचाम्बाम्बा क्षेत्र में 6 अभियानों के दौरान 1170 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की। नासा ने मंगलवार को नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया और कहा कि एजेंसी निर्धारित समय से 8 महीने पहले सितंबर की शुरुआत में इसे लॉन्च करने के लिए ये तैयार है। पेरू के चुनाव प्रमुख पिएरो कॉर्बेटो ने 21 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा इसलिए था क्योंकि 12 अप्रैल को हुए आम चुनाव में व्यवस्था संबंधी कई समस्याएं आई, जिसके कारण चुनाव प्रभावित हुआ। भारतीय निशानेबाज शिवा नरवाल ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पन्हा भुक्रा ने रजत पदक जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में यानी आईपीएल में आज लखनऊ का सुपर जायंट्स का सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से। यह मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा।
राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 मैच में 8 अंक के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स को पिछले 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ 2 मैच जीत सकी है और अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद सनराइजर्स की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है। सनराइजर्स के लिए अभिषेक शर्मा ने 68 गेंद में 135 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली। अब वे ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना सकी। दिल्ली की टीम अब अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। आईपीएल में खराब फॉर्म से परेशान चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। चीन के साने शहर में होने वाले छठे एशियाई बीच गेम्स में भारत का 31 सदस्यीय दल भाग लेगा। इन खेलों में कुल 15 स्पर्धाओं में 62 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्क्राज को पुरुष वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं महिला वर्ग में बेलारूस की आयना साबालेंका को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। कार्लोस अल्क्राज अपनी कलाई की चोट से जुड़े टेस्ट के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परिणाम के बाद ही वे फ्रेंच ओपन में खेलने के बारे में कोई फैसला लेंगे। वीनस विलियम्स मैड्रिड ओपन के पहले दौर में हारकर बाहर हो गई हैं। वीनस को स्पेन की कैटलिन ने मात दी। स्पेनिश लीग में आज बार्सिलोना का सामना सेल्टा विगो से होगा। एटलेटिको मैड्रिड से हारने के बाद बार्सिलोना चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रोड्री आज बर्नले के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे। मैन सिटी इस मैच को जीतकर प्रीमियर लीग की अंक तालिका में शीर्ष पर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।